अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में बीटी बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेक्चर में हमने बिजनेस की डेफिनेशन को कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने बिजनेस की थ्री टाइप्स मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग पढ़ी थी। और मैंने आपको बताया था कि एक बिजनेस को रन करने के लिए वी नीड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली हमें अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स वी नीड फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमें चार फैक्टर्स चाहिए: लैंड, कैपिटल, लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल क्रिएट की थी एबीसी कंपनी की। ये गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके पास फैक्ट्री भी है, इसके पास कैपिटल भी है, एसेट्स भी हैं, लेबर भी है। तो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हम कर सकते हैं? रिमेंबर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एक डिफरेंट चीज है और ऑर्गेनाइजेशन एक डिफरेंट चीज है। बिजनेस एक एक्टिविटी है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, सर्विस और ट्रेडिंग। और ऑर्गेनाइजेशन इज हाउ टू मैनेज द बिजनेस, हाउ टू मैनेज द बिजनेस रिसोर्सेज, चाहे ये रिसोर्सेज फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाई थी जिसमें हमने डिपार्टमेंट्स बनाए थे। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनती है: स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट। मैंने पहले एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें हमने डिपार्टमेंट्स बनाए थे। इन डिपार्टमेंट्स का रोल हमने डिटेल में समझ लिया है। प्लस इन डिपार्टमेंट्स में हमने वो जो 1000, आप देख सकते हैं ये जो 1000 वर्कर्स थे हमने डिप्लॉय किए थे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। हमने उनको उनके रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स में डिप्लॉय किया था। तो हम ऑर्गेनाइजेशन का जो एक पार्ट है लाइक स्ट्रक्चर पार्ट वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट यानी मैनेजमेंट के पार्ट के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और फर्दर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको कहा था कि हर डिपार्टमेंट में लाइक कुछ एम्प्लॉयज होंगे। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर करनी है, क्योंकि मैं साथ में आपसे पूछूंगा, आपने रफली एक माइंड में अपना आंसर क्रिएट करना है। फर्ज करें ये जो एक डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट, ये देखिएगा स्टूडेंट, इस पे फोकस करना है आपने। इसमें पांच जो है ना वो वर्क फोर्स काम कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो पांच यहाँ पे वर्कर हैं या वर्क फोर्स हैं ये एक ही काम कर रहे हैं? क्या इन पांचों का लेवल सेम है, यानी स्टेटस रैंक एक ही है? डेफिनेटली नॉट। आइए हम इनको कैटेगराइज करते हैं, इनको मैनेज करते हैं कि किस तरह ये जो पांच परचेज डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं इनकी कैटेगरीज यानी लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेसिकली लेवल होता है वो होता है डायरेक्टर का। देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा स्टेटस है, एक ऐसा रैंक है जो उस डिपार्टमेंट की डायरेक्शन सेट करता है। तो नॉर्मली किसी भी कंपनी में जो डिपार्टमेंट को हेड करता है, जिसे आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, उसे हम डायरेक्टर कहते हैं। डायरेक्टर इज अ पर्सन हु सेट द डायरेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। वो अपने डिपार्टमेंट की डायरेक्शन सेट करता है, प्लस वो अपने डिपार्टमेंट को लीड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है टीम को। ठीक है, पॉलिसीज बनाता है, स्ट्रेटजीज बनाता है। तो ये डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा जो है ना वो आप कह सकते हैं लेवल होता है। उस डायरेक्टर के अंडर आप कह सकते हैं सारी टीम होती है। मैं यहाँ पे बात करूंगा स्पेशली वर्कर्स की। अब परचेज का जो काम है यानी बाइंग करना रॉ मटेरियल का या जो भी मिसलेनियस आइटम्स होती हैं, वो बेसिकली जो परचेज ऑफिसर है वो काम करेगा। ठीक है, यानी वर्कर्स ग्राउंड्स लेवल पे काम करते हैं। अब वर्कर्स बेसिकली परचेज लेवल पे काम करेंगे, लाइक परचेज ऑर्डर बनाएंगे, सप्लायर के साथ लाइक कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्टर जो है वो सेट करेंगे डायरेक्शन। अब इन दोनों के दरमियान में जो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, पोजीशन है, वो है मैनेजर। ठीक है जी, ये बेसिकली थ्री लेयर ऑफ मैनेजमेंट हैं। डायरेक्टर सबसे ऊपर, मेडल मैनेजर इन द मिडल, और वर्कर्स ठीक है जी एट द बॉटम।
तो ये एक हायरार्की आपने याद रखनी है नॉर्मली किसी भी कंपनी में। ठीक है, एक जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है उसमें ये तीन रैंक होते हैं, डायरेक्टर, मैनेजर एंड वर्कर्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको इनको हम देखेंगे कि हमने कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, कितने मैनेजर और कितने वर्कर्स। नॉर्मली याद रखिएगा कि किसी भी डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टर होता है। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड। लेकिन नॉर्मली एक डायरेक्टर जो होता है ना वो लीड करता है। अगर दो तीन चार हो तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। लेकिन बड़ी कंपनीज में जहाँ पे एक सिंगल डायरेक्टर कंट्रोल ना कर सके तो वो डेफिनेटली वहाँ पे मल्टीपल डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। लेकिन आप परचेज डिपार्टमेंट देखें, ये कोई इतना कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक डायरेक्टर होगा और एक डायरेक्टर के अंडर एक मैनेजर होगा और मैनेजर के अंडर बेसिकली थ्री वर्कर्स काम करेंगे ग्राउंड्स लेवल पे परचेज डिपार्टमेंट में। तो अब आप देख सकते हैं कि जो परचेज डिपार्टमेंट में हमारे 5 लोग काम कर रहे हैं उनमें एक डायरेक्टर होगा, एक मैनेजर होगा और तीन वर्कर्स होंगे। वर्कर्स सबसे ज्यादा होते हैं लोअर लेवल पे। डायरेक्टर डायरेक्शन सेट करेगा, मैनेजर डायरेक्टर के बिहाफ पे काम करता है। मैनेजर इज बेसिकली एजेंट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है जी। मैनेजर क्या करता है कि यहाँ पे इन वर्कर्स को लीड करता है, इन वर्कर्स को मैनेज करता है। डायरेक्टर डिक्टेट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं मैनेजर को। तो दिस इज हाउ ए डिपार्टमेंट वर्क एक्चुअली। ठीक है। तो ये आपने हायरार्की लाइक जहन में रखनी है। और इससे मुतालिक अगर आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हो लाइक सर सीनियर मैनेजर भी होते हैं, जूनियर भी होते हैं, एक्सेट्रा, वो हम आगे जैसे चलेंगे ना, ठीक है, स्पेशली चैप्टर नंबर 2 में इनको डिटेल में देखेंगे। अभी क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा आपने नॉर्मली यही जहन में रखना है कि एक डिपार्टमेंट में तीन जो है वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती हैं। सीनियर मैनेजमेंट, इसे डायरेक्टर को सीनियर मैनेजमेंट भी कहते हैं। मिडिल मैनेजमेंट जिसे मैनेजर कहते हैं हम, ठीक है जी। और वर्कर्स जूनियर मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये थे हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा, मैं एक मिसाल आपको जरा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि बाकी डिपार्टमेंट की आपको समझ आ जाएगी। हमने बिजनेस रन करना है एबीसी कंपनी को। हमने पहले एक परचेज डिपार्टमेंट बनाया। ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक रोल सेट किया कि ये बाय करेगा रॉ मटेरियल। ठीक है जी। उसमें हमने 5 एम्प्लॉयज डिप्लॉय किए और ये वो 5 एम्प्लॉयज हैं जो बेसिकली परचेज का एक्सपीरियंस नॉलेज रखते हैं। उसके बाद इन 5 में से हमने एक डायरेक्टर सेलेक्ट किया, एक मैनेजर और तीन वर्कर्स। ठीक है। तो इस तरह से ये एक डिपार्टमेंट काम करता है। स्टूडेंट इसी तरह से R&D डिपार्टमेंट है, इसका एक डायरेक्टर होगा, एक मैनेजर होगा और नीचे 8 R&D वर्कर्स काम करेंगे। ठीक है। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बताने लगा हूँ, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैंने आपको बताया था ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड कह लें, कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट होता है जिसके आगे कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब डिपार्टमेंट्स, जैसे ऊपर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ये देखें। कटिंग डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, स्टिचिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड पैकिंग। तो यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में स्पेशली, तो यहाँ पे डायरेक्टर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्टर हो सकते हैं 5। ठीक है जी। और मैनेजर हो सकते हैं लाइक 10। और बाकी जो है ना वो आपके 950 में से जो 935 हैं ये वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे। अब यहाँ पे डायरेक्टर 5 क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन जो मेन मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 5 डायरेक्टर चाहिए। फॉर एग्जांपल कटिंग का एक डायरेक्टर होगा, प्रिंटिंग का होगा, स्टिचिंग का होगा, क्वालिटी का होगा, पैकिंग का होगा। तो इन सब डायरेक्टर्स की अपने अपने लाइक ये प्रोडक्शन डिवीजन होंगे। फिर आगे 10 मैनेजर कैसे हैं? हर डायरेक्टर के अंडर 2 मैनेजर होंगे, एक सीनियर मैनेजर, एक जूनियर मैनेजर। क्यों? क्योंकि काम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। उसी तरह से आगे वर्कर्स होंगे। तो इस तरह से ये मैनेजमेंट काम करेगी, डायरेक्टर, मैनेजर एंड वर्कर्स। उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। आपको पता है ये तो अभी आईटी में अकाउंट्स का काम बड़ा ही स्टैंडर्डाइज कर दिया हुआ है। तो अकाउंट्स में हमें एक फाइनेंस डायरेक्टर चाहिए। ठीक है जी। एक चीफ अकाउंटेंट चाहिए, या इसे आप अकाउंट्स मैनेजर भी कह सकते हैं। और हार्डली हमें एक अकाउंटेंट या एक कैशियर चाहिए। बाकी सारा सिस्टम ऑटोमेटेड हो चुका हुआ है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि उसी ने तो अल्टीमेटली एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग वगैरह करनी है।
उसके बाद मार्केटिंग है। इसमें आपको पता है ज़्यादातर सोशल मीडिया मार्केटिंग है। आपके पास एक डायरेक्टर और एक मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है। कोई वर्कर नहीं है, कोई ऐसा वर्कर नहीं है जो घर 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 जाकर डोर टू डोर मार्केटिंग करे। ठीक है जी, जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म जो है वो ऑनलाइन चला गया हुआ है सोशल मीडिया पे, जिसके ऊपर हम चैप्टर नंबर 2 में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। इसी तरह सेल्स का एक डायरेक्टर हो सकता है, सेल्स का एक मैनेजर हो सकता है, और सेल्स के लाइक 3 सेल्स ऑफिसर्स, सेल्स क्लर्क वगैरह हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, हर डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टर, मैनेजर और वर्कर तो डेफिनेटली होते हैं। अब ये कितने डायरेक्टर हों, कितने मैनेजर हों, कितने वर्कर्स हों, इट ऑल डिपेंड्स। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि ये एडमिन में 15 चाहिए, परचेज में 5 लोग चाहिए, स्टोर में 3 चाहिए, तो मैंने ये कहा था कि ये कोई फिक्स नहीं है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जिसको अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू स्ट्रक्चर प्लस मैनेजमेंट। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास स्ट्रक्चर भी है इन द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट्स, और आपके पास मैनेजमेंट भी है, यानी वर्कर्स इंप्लॉइज हैं, और आप उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनका रैंक आपने कैसे डिफाइन किया है। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डेफिनेशन है यहाँ पे, इस डेफिनेशन को अब मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको इसकी बड़ी क्लियरली समझ आएगी। ये देख सकते हैं स्टूडेंट आप, ऑर्गेनाइजेशन ये यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली। ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल अरेंजमेंट्स फॉर द कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोशल अरेंजमेंट्स, वो कैसे, ये देखिएगा। सोशल अरेंजमेंट्स क्या हैं, आपने 1,000 लोगों को किस तरह से, ये देखिए 5, 3, 10 और इस तरह से डिवाइड किया है, दिस इज कॉल्ड सोशल अरेंजमेंट। राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, ये है सोशल अरेंजमेंट। उसके बाद आपने डायरेक्टर को डिफाइन किया, आपने मैनेजर को डिफाइन किया, वर्कर को डिफाइन किया, दिस इज सोशल अरेंजमेंट। और ये ऐसा नहीं है कि 5 में से कोई भी डायरेक्टर बन जाए, कोई भी मैनेजर नहीं। ये अकॉर्डिंग टू द स्किल, अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंसी, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, ये डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, मैनेजर और वर्कर्स को आगे ड्यूटीज असाइन की जाती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इंश्योर मेरिट। तो इस तरह से आप, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सोशल अरेंजमेंट्स हैं फॉर द कंट्रोल परफॉर्मेंस। अब कंट्रोल परफॉर्मेंस कैसे होगी, ठीक है। अब देखिए, मैं एक मिसाल देने लगा हूं। ये देखिए, वर्कफोर्स थी 1,000। अगर 1,000 में से आपने सब डिपार्टमेंट्स में वर्कफोर्स अलॉट कर दी है, ठीक है, अब आप इनकी परफॉर्मेंस कैसे कंट्रोल करेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये अकाउंट्स में आइएगा। ये अकाउंट्स में जो अकाउंट्स मैनेजर है, फर्ज करें स्टूडेंट आप लेक्चर ले रहे हैं ना, आपको ही अपॉइंट किया गया, यू आर ACCA, और आपको अकाउंट्स मैनेजर बनाया गया है। अब आपकी का ये रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, आपने ACCA किया हुआ है, आपसे बेहतर तो रिपोर्टिंग अकाउंटिंग कोई नहीं जानता। यू आर नो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर परफॉर्मेंस। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी परफॉर्मेंस पुअर के ऊपर आप कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं आपको BT पढ़ा रहा हूँ, BT सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको BT की समझ नहीं आती, BT सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की, तो फिर डेफिनेटली मेरे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होगा कि सर, जब आप ही राइट पर्सन है, या आप कहते हैं कि मैं इतने सालों से, 9 सालों से BT पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर हम आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, यू आर अकाउंटेबल ऑफ योर परफॉर्मेंस, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट को स्पेशलाइज रोल क्यों दिया जाता है, ताकि वो परफॉर्म करे। अगर नहीं करेगा तो फिर मैं अकाउंटेबल हूं। जैसे आप एक मार्केटिंग ऑफिसर से पूछेंगे ना, भाई मार्केटिंग ठीक नहीं हो रही, क्योंकि तुम मार्केटिंग ऑफिसर हो, तुम एक्सपर्ट हो, तुम्हारा ये काम था, तुम्हारा ये रोल था जो हमने साइन किया था। तो लिहाजा जब आप राइट पर्सन को राइट प्लेस के ऊपर यूज करेंगे, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस कंट्रोल होगी। एक तो वो अकाउंटेबल होगा, सेकेंडली वो परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है जो वो कर सकता है या करना चाहता है। उसके बाद कलेक्टिव गोल्स, आप देख सकते हैं गोल्स कलेक्टिव हैं। अब देखिए, ये डिपार्टमेंट्स तो इंडिविजुअल हैं, एडमिन लैदा, परचेज लैदा, स्टोर लैदा, R&D वगैरह लैदा, लेकिन सबके जो है ना वो गोल्स कलेक्टिव हैं। वी आर कनेक्टेड, इसे कंबाइंड ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं।
देखिए, एडमिन वाले काम करके ये नहीं कह सकते चलो जी मैंने काम कर लिया बाकी वो करे ना करे। परचेज वाले ये नहीं कह सकते मैंने मटेरियल बाय कर दिया बाकी दूसरे जाने, उनका काम जाने। हमें यूनिटी के साथ काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, और हमने हमारे कलेक्टिव गोल्स हैं। एक भी डिपार्टमेंट ठीक काम ना करे तो लिहाजा हम अपने कंबाइन ऑब्जेक्टिव्स को कभी अचीव नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है सोशल अरेंजमेंट, यानी लोग अपनी अपनी जगह पे काम करें, ठीक है जी। कंट्रोल परफॉर्मेंस, परफॉर्म करें बिकॉज दे आर कॉम्पिटेंट, जिनको अपॉइंट किया गया, रोल दिया गया है। और कलेक्टिव गोल्स, रिमेंबर कि सब इकट्ठे जॉइंटली काम कर रहे हैं, इनका गोल कलेक्टिव है, म्यूचुअल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है। तो बिजनेस बेसिकली एक्टिविटी है, और ऑर्गेनाइजेशन उन एक्टिविटी को मैनेज करना है जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हम मैनेज कर रहे हैं। आई होप कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की ठीक समझ आ चुकी है, बिजनेस की भी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मकसद क्या है। आप ये नहीं पूछेंगे कि सर, आपके जहन में शायद ये क्वेश्चन आ रहे हो कि सर ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन तो बना दी, डिपार्टमेंट्स, ये टीम, ये डायरेक्टर, मैनेजर, तो इससे कॉस्ट इंक्रीज होगी। बिल्कुल होगी, ये तो होगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब इतने सारे डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, फिर उनको रिसोर्सेज अलॉट करेंगे, फिर आप एम्प्लॉयज रखेंगे, तो फिर कॉस्ट तो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है कि जब आप एक कॉस्ट लगाते हैं, आप एनालाइज करते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। तो देन यू विल एनालाइज कि जो बेनिफिट है इज मोर देन द कॉस्ट। वो क्या है, आइए वो हम वन बाय वन यहाँ पे नोट करते हैं। सबसे पहला है जी शेयर स्किल्स एंड नॉलेज। जब हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, वो स्पेशलिस्ट लोग आपस में शेयरिंग करते हैं, नॉलेज की, स्किल्स की, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ हॉस्पिटल की। एक बड़ा हॉस्पिटल होता है ना, लाइक जनरल हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वहां पे कोई मरीज आ जाए तो उसको मैनेज करना बड़ा आसान होता है। लाइक समटाइम ऐसे क्रिटिकल मरीज आ जाते हैं कि जिनकी सिचुएशन समझ नहीं आ रही होती समटाइम डॉक्टर्स को। तो वो फिर क्या करते हैं, वो पैनल बन जाता है डॉक्टर्स का, सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, फिर वो कंबाइनली डिसीजन लेते हैं सर्जरी करनी है या कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, तो वो फिर आपस में शेयरिंग करते हैं। तो इस शेयरिंग ऑफ नॉलेज से एक नई सोच पैदा होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये पर्पस है, इसी वजह से हमने भी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ताकि हम अपने बिजनेस को बेहतर रन कर सकें। उसके बाद स्पेशलाइजेशन। हमने ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी बनाई है कि स्पेशलिस्ट लोग स्पेशलिस्ट काम करें। ये नहीं कि कोई काम जिसका नहीं है वो कर रहा है, ठीक है। लाइक परचेज डिपार्टमेंट में मैंने कहा था 5 लोगों को डिप्लॉय किया, ये वही हैं जो परचेज कर सकते हैं, जिनको परचेज का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अकाउंट्स में वही काम कर सकते हैं जो, जिनका एजुकेशन, जिनकी एक्सपीरियंस जो है ना वो स्किल्स अकाउंटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड है। सेल्स में वो कर सकते हैं जो सेल्स से रिलेटेड है। तो टू इंश्योर स्पेशलाइजेशन वी डू ऑर्गेनाइजेशन, वी क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेशलाइजेशन, कि एवरीवन जो है ना वो अपना अपना स्पेशलिस्ट रोल प्ले करे। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, इससे वेस्टेज कम होती है, ठीक है जी। और डेफिनेटली स्पेशलिस्ट जो है ना वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। उसके बाद है जी, वी नीड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिनर्जी। ये क्यों हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, टू अचीव सिनर्जी। अच्छा, अब सिनर्जी क्या है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूँ एक मिसाल से। अक्सर ये बड़ी एक देसी सी मिसाल है, आपने सुनी होगी। वो सिनर्जी का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन है 2 + 2 = 5। 2 × 2 तो 4 होते हैं, ये 5 कैसे हो गए। देखिए, अगर दो बंदे अलग से काम कर रहे हैं और दो बंदे अलग काम कर रहे हैं, टोटल बंदे कितने हैं, 4। अब वो जो अलग अलग काम कर रहे हैं ना, वो बेसिकली 4 बंदों का काम कर रहे हैं, 2 1 और 2 1।
लेकिन आप क्या करें, आप एक टेस्ट करें, उन दो अलहदा को और दो अलहदा को जोड़ दें, आपस में एक ही जगह पे कंबाइन कर दें और उनको कहीं आप परफॉर्म करें। ठीक है। अब वो चार तो बंदे हैं फिजिकली, लेकिन वो आउटपुट पांच की देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, और इत्तेफाक में बरकत है। तो जब हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी तो इसी वजह से बनाई थी, 2+2 = 5, कि हमारी बिजनेस एफिशिएंसी हो, हमारी वेस्टेज कम हो, रिसोर्सेज कम लगे, हम अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकें। आपने अक्सर देखा है जो बड़ी कंपनीज होती है ना, उनके प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, पता है क्यों? क्योंकि वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो फर्ज करें शूज बनाते हैं आप। ठीक है, आप एक दिन में तकरीबन कोई 50 to 100 पेयर्स बनाते हैं। लेकिन एक वो कंपनी जो डेली 4 to 5 thousand पेयर्स बनाती है, आप उसकी कॉस्ट के साथ मैच नहीं कर सकते, कभी भी उसे compete नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी होती है, वहां पे ज्यादा लोग होते हैं, आउटपुट बढ़ती है। ठीक है, तो सिनर्जी क्या है? 2+2 = 5। यानी आप ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को इकट्ठा करें, भाई ये इकट्ठा ही तो किया है, तो और क्या नहीं किया, ये देखें जरा। एडमिन, परचेज और हर डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ लिंक है, ये देखिए मैं प्लस साइन इसीलिए कर रहा हूँ। ठीक है, हमने कहा था ना कलेक्टिव गोल्स हैं इनके। तो ये बेसिकली जब इकट्ठे काम करेंगे तो ज्यादा आउटपुट देंगे, बजाय इसकी कोई इंडिविजुअल काम करें। ये लाइक आपस में शेयरिंग ऑफ नॉलेज स्किल्स, जैसे मैंने आपको बताया, वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक दूसरे की हेल्प आउट करेंगे। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, दिस इज कॉल्ड सिनर्जी। सो हम सिनर्जी को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। ताकि आपसे हम पूछ सके कि भाई आपने अपना काम ठीक परफॉर्म क्यों नहीं किया। दैट इज वाई वी क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें, परचेज वालों ने मटेरियल परचेज करके दे दिया, R&D वालों ने R&D कर दी। ठीक है जी, प्रोडक्शन टाइम पे नहीं हो सकी। तो हम किससे पूछेंगे? परचेज वालों से? नहीं, क्योंकि उनका कसूर ही नहीं है, उन्होंने तो ऑन टाइम एक रीजनेबल मटेरियल बाय करके दिया है। तो हम पूछेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। अब फर्ज करें प्रोडक्शन भी ठीक हो रही है, ठीक है, लेकिन कस्टमर हमारा डिससेटिस्फाई है, क्यों? लगता है हमारी मार्केटिंग या सेल्स टीम में मसला है। तो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है कि भाई आप अपने एक्शंस के, अपने डिसीजंस के, अपने पॉलिसीज के अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं। ठीक है जी। कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो फॉर एग्जांपल डाउन चल रही है या उसमें इश्यूज हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करती है। इसके बाद जी, ये बेहतर पॉइंट है, को ऑपरेशन, ताउन एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, जैसे हमने कहा कलेक्टिव गोल, कंबाइन ऑब्जेक्टिव है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। आज आप किसी की हेल्प करेंगे, किसी को सपोर्ट करेंगे, असिस्ट करेंगे, कल को आपको किसी की सपोर्ट, हेल्प या असिस्टेंट की जरूरत होगी। तो हम इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि आप लोग इकट्ठे हों, इसे पूल रिसोर्सिस भी कहते हैं, कि रिसोर्सिस एक जगह हमने ना इकट्ठे करें, जमा करें। ठीक है जी। तो कॉपरेशन के लिए भी हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो दीज आर द बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाकी आप जनरल बातें भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं सर, ऑर्गेनाइजेशन हम इसलिए भी बनाते हैं ना, ताकि हम इसमें अपने रिड्यूस वेस्टेज कर सके। अब वेस्टेज कई तरह की होती है, टाइम की वेस्टेज, ठीक है जी, पैसे की वेस्टेज, रिसोर्सेज यानी मटेरियल की वेस्टेज। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेटली वी डू ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने एरर्स को रिड्यूस करें, अपनी गलतियां कम करें, इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है जी। फ्रॉड को रिड्यूस करें, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, एफिशिएंसी लाएं। तो डेफिनेटली ये ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेन पर्पस हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे जी पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन हो कि हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसका बेसिकली मकसद क्या है, हम क्यों बनाते हैं, तो वो भी हमने क्लियर कर लिया है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो चुकी है, बिजनेस की डेफिनेशन हम क्लियर कर चुके हैं। अब आगे जो है ना, वो आपके लिए ये चैप्टर आसान होगा। तो चलते हैं जी अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं कहूँ ना कि चैप्टर नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है।
अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने दो कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया, ये देखें, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, और हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वन बाय वन जो है ना वो मैं इनको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, इन्हें ना हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है जी, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बनी होती है उन्हें हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, उन्हें हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, उन्हें हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनकी जो कैटेगरीज है ना वो पहले आपके लिए क्लियर कर दूं। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बिजनेस तो होता ही प्रॉफिट के लिए। इन्हें आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, इन्हें आप जो है ना प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। प्रॉफिट मेकिंग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट बनाना है। और ऑब्वियसली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो तीनों नाम अगर यूज होंगे ना तो आपने यही समझना है कि ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल बिजनेस या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इनकी तीन टाइप्स हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं आइए देखते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है ना वो है सोल ट्रेडर। इसे ना आप सोल प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं, इसे प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। ठीक है जी, सोल ट्रेडर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक शख्स काम करता है, एक शख्स ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, एक शख्स बिजनेस करता है। ठीक है जी, सोल का मतलब ही होता है एक, अकेला। ट्रेडर, तिजारत करने वाला। अगर वो ट्रेडर नहीं है, मैन्युफैक्चरर, आप इसे सोल प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज है ये क्या करता है, ये अपना बिजनेस स्टार्ट करता है छोटे लेवल के ऊपर। जितने भी बिजनेस स्टार्टर्स होते हैं ना ये बेसिकली सोल ट्रेडर ही होते हैं, यानी इनिशियली बिजनेस जो है ना वो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब सारे बिजनेस के प्रॉफिट नुकसान के जिम्मेदार ये खुद होते हैं। यानी आप कह लें कि इस बिजनेस का, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि पहला फायदा सबसे बड़ा ये है कि सारे का सारा प्रॉफिट इसका होता है, सारे का सारा लॉस भी इसका होता है। ठीक है, अकेला मैनेज करता है, कंट्रोल इसका टाइट होता है। और एक नुकसान ये है कि अकेला कैसे सारा मैनेज कर सकता है, एक इंसान की कैपेसिटी होती है। तो ये जो सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन होती है ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये आप देख सकते हैं। आप अपनी गली मोहल्ला में देखते हैं, ये लाइक ग्रोसरी शॉप है, कोई स्टोर है, कोई इलेक्ट्रिशियन शॉप है, जितने भी कहते हैं ना दुकानदार होते हैं छोटे लेवल पे काम करते हैं, तो ये सारे सोल ट्रेडर हैं, ये भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। हाँ, वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी आपको सोशल अरेंजमेंट नजर आती है, वो अपनी परफॉर्मेंस कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे कलेक्टिव गोल्स नहीं होता, वहां पे बेसिकली होता है इंडिविजुअल गोल, अकेले शख्स का, क्योंकि ये खुद ही अपने नफे नुकसान का मालिक है। वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी की तरह जो है ना वो कलेक्टिव नहीं होते वहां पे, क्योंकि उस तरह की टीम नहीं होती, डायरेक्टर नहीं होते, स्ट्रक्चर नहीं होता। तो सोल ट्रेडर बिल्कुल ही बेसिक लेवल के ऊपर जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी पार्टनरशिप। अगर आप इसे बड़ा काम करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, दो या दो से जायद लोग, कंडीशन है भाई कम अज कम दो हों। ज्यादा से ज्यादा की कुछ लिमिट नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी पार्टनरशिप होती हैं जहाँ पे अप टू 20% की पार्टनरशिप हो सकती है, जैसे वो सोलिसिटर या कोई इस तरह की अकाउंटेंसी फर्म है, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। तो पार्टनरशिप में कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, वो मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका लेवल सोल ट्रेडर से डेफिनेटली बड़ा है। ठीक है, और पार्टनरशिप बिजनेस में एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंगली किसका कितना शेयर होगा। ठीक है जी, यानी पार्टनरशिप शेयर होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, कितना किसका नुकसान होगा, यानी प्रॉफिट और लॉस रेशो कितनी होगी, ये सारा उस पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप अग्रीमेंट आप कह लें उसमें लिखा होता है। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है और ये भी कमर्शियल है, पार्टनरशिप की ही प्रॉफिट मेकिंग के लिए जाती है। जैसे सोल ट्रेडर प्रॉफिट मेकिंग के लिए है, तो पार्टनरशिप भी प्रॉफिट मेकिंग के लिए की जाती है। अब इन दोनों का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना वो है
अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है, इस टॉपिक को मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं, बाद में कंपनीज में मैं इसको डिटेल में लेटर ऑन डिस्कस करता हूं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है? लाइबिलिटी क्या होती है? इफ यू आर अकाउंटिंग स्टूडेंट, आपको पता है कि लाइबिलिटी इज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी जो आपने पे करनी होती है। बेसिकली लाइबिलिटी वो उधार है जो आपने वापस करना होता है, जो आपने लिया होता है बैंक से या किसी भी शख्स से। तो सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी अगर बिजनेस में नुकसान हो गया तो आपको वो नुकसान खुद भरना पड़ेगा, चाहे आप सोल ट्रेडर हैं या पार्टनर हैं। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स को और सोल सोल ट्रेडर अकेले को वो सारे का सारा नुकसान भरना पड़ेगा। ठीक है। आप जैसे भी है किसी से लें, आप अपनी पर्सनल जायदादें बेचें, कुछ भी करें, आपको बिजनेस का नुकसान भरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अब इसको मैंने जैसे आपको कहा कि कंपनी के साथ मैं रिलेट करूंगा तो ज्यादा आपको क्लियर होगा, क्योंकि कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो आइए देखते हैं तीसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। वो है कंपनीज। अब ये जो कंपनीज हैं, मैंने कंपनी नहीं लिखा, कंपनीज लिखा है। क्यों? उसकी क्या रीजन है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली कंपनीज जो है ना, वो दो तरह की होती है। एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। आप चाहें तो पब्लिक कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं अपना बिजनेस, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, या चाहे तो आप प्राइवेट कंपनी करवा सकते हैं। अब इन दोनों में पहले फर्क देख लें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कोई भी पब्लिक मेंबर, आम आदमी, उस कंपनी के शेयर को बाय कर सकता है। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। वो रजिस्टर्ड होती है एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जैसे फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में HBL है, हबीब बैंक लिमिटेड, ये एक पब्लिक लिमिटेड बैंक है, यानी ये रजिस्टर्ड है अंडर पब्लिक लिमिटेड बैंक। तो आप चाहें तो आप पब्लिक कंपनी यानी HBL के शेयर बाय कर सकते हैं, और मैं चाहूं तो मैं कर सकता हूं। और पब्लिक कंपनी कैन सेल द शेयर्स टू द ओपन, लाइक पब्लिक, यानी किसी भी शेयर होल्डर्स को, जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकती है पब्लिक कंपनी कि आप हमारे शेयर्स बाय करें। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी इसका ऑपोजिट है। प्राइवेट कंपनी एक फैमिली ओन्ड बिजनेस होता है जिसमें 2 3 4 5 10 15 लोग, इवन के सिंगल मेंबर कंपनी भी होती है, वो जॉइंटली ये कंपनी बनाते हैं। इसलिए कंपनी को जॉइंट स्टॉक भी कंपनीज कहते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं कि 2 4 5 10 लोग फैमिली की अपनी कंपनी बनाते हैं, वो उनकी प्राइवेट कंपनी होती है। उसमें कोई भी एक्सटर्नल शेयर होल्डर ऐड नहीं हो सकता, पब्लिक में से कोई भी शेयर होल्डर ऐड नहीं हो सकता। ठीक है ना? वो प्राइवेट कंपनी किसी को ऑफर कर सकती है कि हाँ, ये पब्लिक में और शेयर हम इशू कर रहे हैं और आप हमारे शेयर होल्डर बने। जैसे क्योंकि हम लोग सियालकोट में रहते हैं, सियालकोट में मोर देन 90% कंपनीज प्राइवेट हैं, आप उनके शेयर होल्डर नहीं बन सकते क्योंकि वो फैमिली ओन्ड बिजनेस है। तो कंपनीज दो तरह की होती है, पब्लिक या प्राइवेट। आपकी मर्जी है आपने पब्लिक कंपनी बनानी है या प्राइवेट बनानी है। ठीक है जी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी कोई खास फर्क नहीं होता, सिवाय इसके जो मैंने आपको बताया कि पब्लिक कंपनी कैन शेयर टू ओपन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी कैन नॉट सेल द शेयर्स टू ओपन पब्लिक। हाँ, प्राइवेट कंपनी अपने ही जो मौजूदा 10 15 20 इन्वेस्टर होते हैं उसमें में वो शेयर की एक्सचेंज कर सकते हैं। अब अहम इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपनी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो लिमिटेड होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसे इसका शॉर्ट कोड होता है PLC, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है जी, इसका शॉर्ट कोड होता है PVT LTD। आपने अक्सर देख लिया किसी प्राइवेट कंपनी का ना नाम, कोई भी अपना नाम होगा, आगे लिखा होगा PVT LTD, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और PLC का मतलब है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब कंपनी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कंपनी लिमिटेड होती है। अब ये लिमिटेड क्या है? लाइबिलिटी किसकी? शेयर होल्डर्स की, क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर्स की होती है। ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसके बाद आपको सही समझ आएगी। स्टूडेंट देखिएगा, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, इजीली समझ आ जाएगी। ये 3 इन्वेस्टर हैं। इन 3 इन्वेस्टर ने मिलकर
10-10 लाख से, ठीक है जी, लाख, 10-10 लाख से एक कंपनी बनाई। यानी इनका टोटल कैपिटल कितना है? कैपिटल कहते हैं जो इन्वेस्टर शेयर होल्डर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, 30 लाख। अब 30 लाख से इन्होंने कंपनी बनाई। आपको पता है कंपनी के एसेट्स बाय होते हैं, 30 लाख से क्या होता है? मशीन खरीदी जाती है, बिल्डिंग खरीदी जाती है, प्लांट खरीदे जाते हैं, इन्वेंट्री खरीदी जाती है। ठीक है, तो 30 लाख से इन्होंने एक कंपनी बनाई। अब कंपनी उधार भी लेती है बैंक से, क्योंकि इन्वेस्टर के पास तो 10-10 लाख था, उन्होंने दे दिया। अब क्या होता है कि कंपनी उधार भी लेती है बैंक से या किसी भी लैंडर से, जो उधार देने वाले लोग होते हैं, कई लोग होते हैं उधार देने वाले। इस सिचुएशन में कंपनी जब उधार लेती है और उस उधार से अपना बिजनेस चलाती है, अगर फर्ज करें बिजनेस को नुकसान हो जाता है, ठीक है, कंपनी 30 लाख की थी और 30 लाख का इसने उधार ले लिया, तो कंपनी के टोटल वैल्यू कितनी है? 60 लाख। अब फर्ज करें कंपनी को नुकसान हो जाता है, अगर तो 60 लाख हो जाए फिर तो कोई मसला नहीं, ठीक है जी। 60 लाख का नुकसान हो जाए, कंपनी के 60 लाख के एसेट्स हैं, यानी वैल्यू है, वो अपना नुकसान भर लेगी, जीरो पे आ जाएगी। लेकिन बाज औकात ऐसा होता है नुकसान ज्यादा हो जाता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, कंपनी 60 लाख उसकी वैल्यू है, नुकसान 1 करोड़ का हो गया है। पॉसिबल है, आपने एक ऑर्डर पकड़ा था, आपने ऑर्डर वो कंप्लीट नहीं किया, कस्टमर ने आपको सू कर दिया और उसने कहा जी मैं आपको फाइन, यानी एक क्लेम करने जा रहा हूँ कि आपकी वजह से मुझे 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, आप भरे। अब आपकी कंपनी की वर्थ 60 लाख है और आप 1 करोड़ कहाँ से देंगे? आप अपनी कंपनी बेच भी दें, कंपनी के साथ से भी बेच दें, तो आप 1 करोड़ पूरा नहीं कर सकते। अब क्या होगा? ये कंपनी सेल होगी, ठीक है, और इस कंपनी के 60 लाख के जो असासे हैं ना, वो सेल होकर, तो ये 1 करोड़ का जो लोन है ये वापस दिया जाएगा। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर 60 लाख से 60 लाख दिया जाता है, एक लोन, 1 करोड़ का जो लोन है वो कैसे कवर होगा? तो बाकी जो 40 लाख है ना वो डूब गया है। किसका? कस्टमर का, या जिसका भी बैंक था या कोई भी था जिसने आपको पैसा दिया होता। क्योंकि आप शेयर होल्डर से 10-10 लाख से ज्यादा उनसे कुछ नहीं ले सकते, बिकॉज देयर लाइबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू देयर कैपिटल इन्वेस्टेड। उनकी बिजनेस में जिम्मेदारी उतनी ही है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये देखें, 10-10 लाख का। बाकी जो लोन लिया है वो इन शेयर होल्डर ने नहीं लिया, वो किसने लिया है? कंपनी ने लिया है। इसीलिए याद रखिएगा, कंपनी को ये भी कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की एक अपनी कानूनी हैसियत होती है। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं, कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी इसकी एक अपनी पहचान है, एक अपना एक लीगल स्टेटस है। चले फिजिकल तो नहीं है कि ह्यूमन, एक इंसान तो नहीं है। तो कंपनी, याद रखिएगा, एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कि इसके जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के ऑनर्स तो हैं, लेकिन जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं वो कंपनी के नाम की होती हैं, शेयर होल्डर के नाम की नहीं होती। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये 10-10 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया था, फर्ज करो इन्होंने 10 लाख में से 20 लाख की गाड़ी ले ली है, कार। क्यों भाई? वो कंपनी की जरूरत है, कंपनी ने चलानी है, कंपनी में यूज होनी है, एसेट है। अब ये गाड़ी शेयर होल्डर के नाम की नहीं होगी, ये कंपनी के नाम की होगी, एबीसी कंपनी, XYZ कंपनी, जो भी नाम होगा। ठीक है, तो ये एसेट कंपनी का, शेयर होल्डर का नहीं है। शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट है 30 लाख, 10-10 लाख उनकी ईच। अब जब कंपनी लोन लेती है ना, तो वो कहते हैं ना कंपनी ने लोन लिया है। कभी ये कहते हैं शेयर होल्डर ने लोन लिया है? नहीं, कहते कंपनी ने लोन लिया है। तो फिर कंपनी अपना लोन खुद वापस करे, शेयर होल्डर नहीं करेंगे। शेयर होल्डर तो बेचारे पहले ही अपना 30 लाख गंवा बैठे हैं, ठीक है जी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि इनकी लाइबिलिटी 30 लाख तक लिमिटेड है, यानी 10-10 लाख ईच की। तो लिहाजा कंपनी चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसमें जो शेयर होल्डर्स होती हैं वो एक हो, दो हो, 10 हो, 10 लाख हो, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू देयर कैपिटल इन्वेस्टेड, जितनी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जितना भी नुकसान हुआ है वो सोल ट्रेडर या पार्टनर्स ने ही देना है। लेकिन कंपनीज में सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस एक ही है, यानी ऑनर्स और बिजनेस एक ही है। लेकिन कंपनीज में शेयर होल्डर सेपरेट और कंपनी सेपरेट है। शेयर होल्डर की एक अपनी पहचान है, दे आर जस्ट इन्वेस्टर,
और कंपनी की एक अपनी लीगल हैसियत है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। अब ये कॉन्सेप्ट पता है कैसे डेवलप हुआ था? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करें आपके पास 10 करोड़ रुपए है। ठीक है जी। फर्ज ही करना है क्योंकि है नहीं, होता तो आप मेरा लेक्चर ले रहे होते। तो फर्ज करें आपके पास 10 करोड़ रुपए है। अब आपको कोई ये कहे कि ये इन्वेस्ट कर दो मेरे बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में, तो आपने तो करना ही करना है, सारी बात है, 10 करोड़ आपने पास तो नहीं रखना। आपको अगर कोई कहे कि आप 10 करोड़ इन्वेस्ट करें, अगर नुकसान हुआ 10 करोड़ का, तो 10 करोड़ आपका जाएगा। और अगर नुकसान हुआ 15 करोड़ का, तो फिर आपका 10 करोड़ जाएगा, प्लस 5 करोड़ आप मजीद नुकसान भरेंगे, चाहे जिधर से मर्जी करें, अपनी कोई जायदाद बेचें, अपनी गाड़ियां बेचें, जैसे भी है। आप कभी भी, जब आप एक रैशनल इन्वेस्टर है ना, समझदार सेंसिबल इन्वेस्टर, कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप कहेंगे एक तो आप मुझे कह रहे हो कि तुम्हारा 10 करोड़ जाएगा, उल्टा इससे ज्यादा नुकसान हो गया तो वो भी तुम ही भरोगे। तो मैं तो भाई इस तरह की इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करूंगा, मैं 10 करोड़ बैठ के खा लूंगा लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इसी तरीके से जब बिजनेस होते थे, आपको पता है पुरानी मूवीज में, ड्रामाज में आपने देखा होगा, एक बिजनेसमैन होता है करोड़पति या बिलियनर्स होता है, अरबपति होता है। लेकिन एक वक्त ना आता है, उस पर बुरा वक्त आता है, उसका सब कुछ बिक जाता है, नीलाम हो जाता है, वो सड़कों पे आ जाता है। वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना वो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि भाई इस तरह तो कभी कंपनी नहीं बनेगी, इस तरह तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, इस तरह तो बिजनेस नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने कहा जी ऐसा करें, कंपनी को सेपरेट कर दें। ठीक है जी। और शेयर होल्डर को कहें आपने जितना इन्वेस्ट किया ना, बस इतना आपका नुकसान मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा हुआ भी तो वो कंपनी पे करेगी अपना नुकसान खुद, आप नहीं करेंगे। हाँ, आप 10-10 लाख आपका जाएगा। हाँ, अगर आपने 10 करोड़ इन्वेस्ट करना है, कर दें। अगर नुकसान हुआ तो 10 करोड़ जाएगा, इससे ज्यादा हम आपसे डिमांड नहीं करेंगे। तो अब आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि अब रिस्क रिड्यूस हो गया है। तो स्टूडेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन: सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड कंपनीज। अच्छा, अब यूके में ना एलएलपी आ चुकी हुई है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यानी अगर आप यूके में हैं तो इसका आई थिंक एक्ट है LLP 2000, 2000 एक एक्ट है यूके का, कि अगर आप यूके में पार्टनरशिप भी लिमिटेड लाइबिलिटी रजिस्टर करवाना चाहते हैं ना कंपनी की तरह, तो वो भी करवा सकते हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर जब पार्टनरशिप LLP लिमिटेड लाइबिलिटी रजिस्टर करवा सकते हैं तो फिर कंपनी की क्या जरूरत है? ठीक है जी। और यहाँ आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर कंपनी हम लिमिटेड लाइबिलिटी होती है फिर पार्टनरशिप क्यों करवाएंगे? देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस होता है छोटे लेवल पे, इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, लिमिटेशन होती है। तो उसमें आप एक महदूद काम कर सकते हैं। कंपनीज इज अ बिग थिंग। तो कंपनी हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम बड़े लेवल पे काम कर सकें। जो कंपनीज को एडवांटेजेस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है जी, इन्वेस्टर्स की तरफ से, या लाइक बैंक की तरफ से, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस को नहीं होते। तो लिहाजा इस वजह से अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं और लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप यूके में LLP स्टेटस ले लें, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पास सबसे पहले है पब्लिक सेक्टर। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है, जिनका मकसद है अवाम की खिदमत करना। ठीक है जी, जिनका मकसद है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, उन्हें हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब? ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन मीट करती है। ठीक है जी। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है? याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉट फॉर प्रॉफिट भी है लेकिन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं ना, गवर्नमेंट के स्कूल्स, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट के कॉलेज, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, इनका मकसद लोगों को तालीम देना है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इनका मकसद भी पैसा कमाना नहीं है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं तो वो थोड़ी बहुत फीस लेते हैं। सर वो गवर्नमेंट
स्कूल तो है शायद अब फ्री है, लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ तो फी लेते हैं, वो थोड़ी फी लेते हैं, सब्सिडाइज फी कहते हैं इसे। क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पता है हमारी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं खास तौर पे वहाँ पे लगाने के लिए। तो उस सूरत में जो गवर्नमेंट है वो अपना बजट डेफिसिट पूरा करने के लिए, इदारे को चलाने के लिए थोड़ा बहुत आपसे कंट्रीब्यूशन मांगती है। अगर फॉर एग्जांपल एक आपने लाइक आईसीएस करना है या आईकॉम करना है, तो प्राइवेटली करेंगे तो एक साल की फी हो सकता है 30 35 40 हज़ार हो, लेकिन गवर्नमेंट की 4 5 हज़ार होगी। तो गवर्नमेंट कहती है आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, बाकी हम गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो वो आपसे जो फीस लेते हैं ना, उससे वो इदारा चलाते हैं, वो प्रॉफिट के लिए नहीं होता। इसी तरह पुलिस। ठीक है जी। पुलिस जो है वो पब्लिक सेक्टर है, इसका मकसद पब्लिक की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। ये गवर्नमेंट के अंडर होती है। ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। यानी पुलिस में भी आपको डिपार्टमेंट्स नजर आते हैं, स्पेशलिस्ट नजर आते हैं। वही बात, सोशल अरेंजमेंट, कंट्रोल, परफॉर्मेंस, कंबाइंड ऑब्जेक्टिव। हॉस्पिटल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उधर भी आपको टीम नजर आती है, मैनेजमेंट नजर आती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। स्कूल में भी ऐसा होता है। लेकिन ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है। इनका मकसद पैसा कमाना नहीं है। तो गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं जिन्हें पब्लिक सेक्टर कहते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब यही काम आप कर लें एनजीओस, प्राइवेटली। एनजीओस का क्या मतलब है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की नहीं है लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दुनिया में ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में से भी ज्यादा होती हैं, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। एनजीओस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेटली कोई एक शख्स या मिल के 2 3 4 10 15 20 50 100 कोई एनजीओ बना सकते हैं। इसका मकसद होता है लोगों को फायदा देना। आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज भी दे सकते हैं, आप थोड़ा सा चार्ज भी कर सकते हैं। एनजीओस भी थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरह चार्ज करती है, लेकिन इनका मकसद भी पैसा कमाना नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन है ना, सब जानते हैं इसके बारे में। तो ईदी फाउंडेशन थोड़ा सा चार्ज करते हैं, स्पेशली वो भी आप पे करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज वो आपसे मांगते नहीं है, यानी इन्फोर्स नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान में शौकत खानम है। तो शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो एक एनजीओ है। ठीक है जी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेटली एक इदारा चल रहा है, इसको लोग फंड करते हैं, डोनेशन देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एनजीओ है। अब इसकी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जहाँ से ये फंड इकट्ठा करते हैं। लाइक आपने देखा है शौकत खानम के बहुत सारे कलेक्शन सेंटर्स हैं, यानी कि ये डिफरेंट सिटीज में ये क्या होते हैं, ये आपके टेस्ट वगैरह करते हैं। इससे जो पैसे आपसे लेते हैं वो जाकर अल्टीमेटली जो हॉस्पिटल है कराची का, लाहौर का और पेशावर का, उसी को ही सपोर्ट किया जाता है। वो आपसे इसलिए पैसे नहीं लेते कि लाइक ये तो एनजीओ है, ये पैसे क्यों लेते हैं, अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो वो पैसे इसलिए लेते हैं कि वो अल्टीमेटली इदारे को ही देते हैं, और अगर उनसे पैसे नहीं लेते जो एलिजिबल होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर लाइक बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आके शौकत खानम से इलाज करवाते हैं, अमीर लोग भी तो करवाते होंगे ना, जिनके खुदा ना खास्ता किसी फैमिली मेंबर को कैंसर हो जाए, वो कहते हैं हम पे करेंगे, हम पूरे पैसे देंगे। वो फिर शौकत खानम को पे करते हैं। फिर जब वो पे करते हैं, लोग समझते हैं जी ये कौन सा इदारा है जो 10 15 20 लाख रुपया या 50 लाख रुपया ले रहा है। वो जो पे करते हैं वो अमीरों से लेते हैं, और लेकर वो उसी से फिर वो गरीबों का इलाज करते हैं। तो शौकत खानम एक एनजीओ रजिस्टर्ड है। इसी तरह पाकिस्तान में सहारा ट्रस्ट। ठीक है जी, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ही है, हमारे सियालकोट में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से सुंदर्स फाउंडेशन है। तो डिफरेंट एनजीओज काम कर रही हैं, कोई हेल्थ के ऊपर कर रही हैं, कोई एजुकेशन पे कर रही हैं। ये आपका मकसद है, आपने वेलफेयर ऑफ सोसाइटी करना है। तो एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इदारे हैं जो प्राइवेटली लोग रन करते हैं फॉर द बेटरमेंट, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की है, याद रखना आपने। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर है, और एनजीओज जो प्राइवेटली लोग रन करते हैं। ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिजनेस नहीं है। याद रखिएगा, ये बिजनेस नहीं है, बिजनेस इस साइड पे है, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप कंपनीज।
ये बिजनेस नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये है जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट, अभी हमने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस पढ़ लिया है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन को समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं जी। आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है हमारे पास, सेक्टर इंडस्ट्रीज इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। एक लास्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह ये भी हम कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो चैप्टर 1 की कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम चैप्टर नंबर 2 में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे। सेक्टर या इंडस्ट्री किसे कहते हैं? ठीक है जी, सेक्टर या इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? देखिए, बात एक ही है, नाम डिफरेंट है। ठीक है जी, बात एक ही है। याद रखिएगा, हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस है दुनिया में, वो किसी ना किसी सेक्टर या इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, फर्ज करें मैं अपनी मिसाल देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं जी, मैं लाइक ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। हमारा जो बिजनेस है, ये एक बिजनेस ही है ना, टू बी ऑनेस्ट, वर्चुअल कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, ये भी एक इंडस्ट्री का पार्ट है। और हमारी इंडस्ट्री कौन सी है? एजुकेशन। ये भी पूरी इंडस्ट्री बन चुकी हुई है, आपको पता है। इसमें स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, फिजिकल है, ऑनलाइन है। तो ये एजुकेशन एक इंडस्ट्री है। अब इसमें कई बिजनेसेस हैं, तो हर बिजनेस एक इंडस्ट्री का पार्ट है। जैसे बैंक है, अब बैंक भी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है। तो बैंक किस इंडस्ट्री का पार्ट है? फाइनेंशियल इंडस्ट्री, या आप इसे फाइनेंशियल सर्विसेज भी कह सकते हैं। पैसों के मामलात में जो भी सर्विसेज देते हैं उसे फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल इंडस्ट्री कहते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर, पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये भी एक इंडस्ट्री है। अब एग्रीकल्चर में देखें, जितने भी लोग काश्तकारी करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है जी, गंदम, वीट, चावल या अदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो हर बिजनेस किसी ना किसी इंडस्ट्री का हिस्सा है। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन में तामीराती काम होते हैं, जैसे लोग बिल्डिंग, प्लाजास, रोड, फ्लाईओवर्स बिल्ड करते हैं, घर बिल्ड करते हैं, तो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। ठीक है जी। इसी तरह एक रियल इस्टेट, ये भी है, उसी का पार्ट आ जाता है, इंडस्ट्री है, यानी कंस्ट्रक्शन, इसमें सारी प्रॉपर्टीज वगैरह का। इसी तरह आईटी एक इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो ये मैन्युफैक्चर करती है, लाइक ये कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपको पता है कितनी ग्रोइंग इस वक्त दुनिया में इंडस्ट्री है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन एक इंडस्ट्री है। ठीक है जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, रिक्शे से लेकर, ठीक है जी, टैक्सी, वैगन, बसेस, ट्रेन, ये सारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। रिमेंबर, एवरी बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। हर बिजनेस किसी ना किसी इंडस्ट्री का हिस्सा होता है। ठीक है जी। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर अच्छा होता है तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखें, बिजनेस को समझने से पहले आपको उसकी जो है ना इंडस्ट्री, उसको समझना चाहिए। बिकॉज बिजनेस इज द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जितनी भी फ्लक्चुएशन आती है ना, उतार चढ़ाव आते हैं, वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो हमें इंडस्ट्री कौन सी है उसको समझना चाहिए। क्या वो इंडस्ट्री ग्रोइंग है या इंडस्ट्री डाउन वर्ड है? उस इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, उसको हमें समझना चाहिए। उसको समझ आए तो हम बिजनेस के इश्यूज, चैलेंज को समझ जाते हैं। ठीक है। मैं एक यहाँ पे ना बड़ी ऑब्वियस सी एग्जांपल दूंगा, और ये एग्जांपल मैं रिलेट करूंगा स्पेशली आजकल जो एग्रीकल्चर के साथ इश्यूज चल रहे हैं। एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है। ठीक है, आप इसमें बिजनेस करते हैं, आप की फसलें हैं, आप काम करते हैं, वीट उगाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या अल्टी फॉर एग्जांपल लोकली आप सेल करते हैं। अब एग्रीकल्चर कल जो इंडस्ट्री है, इसको चैलेंजेस क्या हैं? आपको पता है सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है ना, वो इन्वायरमेंटल चेंजेस का है, कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से ये इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है, स्पेशली इन पाकिस्तान। इन्फ्लेशन की वजह से ये इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है, लोग इस इंडस्ट्री में नहीं आ रहे। ठीक है जी, कौन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाता है, पढ़ता है ओके मैं एग्रीकल्चर में इंकलाब लाऊं, इसमें जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आऊं? तो ये इंडस्ट्री का एक डाउनफॉल है जो अफेक्ट करता है पूरे मुल्क को। तो आप अगर कोई भी बिजनेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड करना चाहते हैं तो फिर आपका फ्यूचर
इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको इंडस्ट्री को समझना होता है, सेक्टर को समझना होता है। ठीक है। अब मैं आपको लास्टली एक फ़र्क बताता हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गए जी सेक्टर, इंडस्ट्रीज। ठीक है जी। उसके बाद इंडस्ट्रीज में आप बिजनेस कर सकते हैं। आपको याद है बिजनेस तीन तरह के। इंडस्ट्रीज में आप किसी भी इंडस्ट्री में आप मैन्युफैक्चरिंग करें, किसी भी इंडस्ट्री में आप सर्विसेज दें, किसी भी इंडस्ट्री में आप ट्रेडिंग करें। मैं एक मिसाल देता हूँ, एग्रीकल्चर की मिसाल दी थी, इसी को आगे लेके चलता हूँ। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हम क्या करते हैं? फसलें उगाते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग है। सर्विसेज क्या देते हैं? आप कोई एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर के, आप सर्विस दे सकते हैं। ठीक है जी। या आप कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई जो इक्विपमेंट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस दे सकते हैं। ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? आप तिजारत कर सकते हैं। आप एक स्टोर खोल लें, उधर राइस या वीट या इससे मुतलिक एग्रीकल्चर से मुतलिक सामान रखें, बेचें, ये आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री में आप तीनों बिजनेस कर सकते हैं जो आपने पढ़े थे चेक लेक्चर नंबर 1 में। मैन्युफैक्चरिंग करें, सर्विस करें, ट्रेडिंग करें। ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये बड़ा अहम पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया बिजनेस, बिजनेसेस की टाइप्स। ये होगी इंडस्ट्रीज। अब चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की टाइप। अब आप किसी भी इंडस्ट्री में सोल ट्रेडर बन जाए, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्रीज कमर्शियल है, आपकी मर्जी। आप पार्टनरशिप रजिस्टर हो जाएं, आपकी मर्जी। आप कंपनी बना लें या कंपनीज बना लें, पब्लिक या प्राइवेट, आपकी मर्जी। ठीक है जी। जैसे एग्रीकल्चर में सोल ट्रेडर कौन है? अकेला किसान, काम करने वाला, अकेला ट्रेडर। पार्टनरशिप ये बहुत आम होता है एग्रीकल्चर में। मेरे पास ज़मीन है, आपके पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, आप उस पर कल्टीवेशन करें, जो फसल सेल होगी बनेगी वो हमारी आधी आधी होगी, या जो भी रेशो है। तो ये गांव में बड़ा चलता है पार्टनरशिप का। कंपनीज भी हैं एग्रीकल्चर में, शुगर मिल्स, राइस मिल, फ्लावर मिल्स। ठीक है जी। पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है। ठीक है। अब देखिएगा, सेक्टर, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन तीनों बड़े जरूरी हैं। आपको सेक्टर देखना है कि आपने किस सेक्टर में जाना है, फिर आपने देखना है बिजनेस क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सर्विस देनी है उस सेक्टर में, या ट्रेडिंग करनी है। फिर हमने उस बिजनेस में सोल ट्रेडर बनना है, पार्टनरशिप बनना है, या कंपनीज बनना है, रजिस्टर करना है, ये भी आपकी मर्जी है। तो स्टूडेंट, लास्टली मैं ये कंक्लूड करता हूं, देर इज डिफरेंस बिटवीन सेक्टर, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल की, is the part of any business, manufacturing, service and trading, and every business is the part of industry। ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आपके पूरे बीटी में काम आनी है, ये सारी बेसिक्स हैं। जब तक आप इनकी क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, इनका डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं करेंगे, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, हमारा लेक्चर नंबर 2 आज कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमने सेक्टर, इंडस्ट्रीज पढ़ी हैं। आज हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हैं। कमर्शियल, जो प्रॉफिट मेकिंग है, 3। और नॉट फॉर प्रॉफिट, जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं, वो पब्लिक सेक्टर और एनजीओज हैं। और आज हमने पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा कि हमने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई, क्यों हमने ये जो कंपनी थी उसमें डिपार्टमेंट्स बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, डायरेक्टर, मैनेजर, वर्कर हायर किए। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर से मुतालिक, इस पूरे चैप्टर से मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इशू हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। स्टूडेंट रिमेंबर, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, मैंने कहा था कि मैंने लेक्चर इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि आप चाहे कैपलान बुक पढ़ें, क्योंकि बच्चे की अपनी अपनी चॉइस होती है जहाँ से उनको ईजी लगता है। आप बीपीपी बुक पढ़ें, वो वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें थोड़ी सी जरा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सी इंफॉर्मेशन होती है। या आप स्टडी हब से करें तो आपको सही समझ आएगी। स्टडी अब थोड़ा सा ना कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ज्यादा है। ठीक है। वो इसमें आपको लाइक एक टॉपिक समझाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल या टॉपिक्स एडिशनल आ जाते हैं। वो स्टूडेंट समझते हैं पता नहीं ये कोई नई चीज़ है, ये तो सर ने पढ़ाई नहीं है सिलेबस में, नहीं। तो इंशाल्लाह आपका हम जो सिलेबस है ना, एसीसी का ऑफिशियल सिलेबस है बीटी का, वो अपने सारे लेक्चर्स में क्लियर करेंगे, ताकि फिर आप जिधर से मर्जी पढ़ें, प्रैक्टिस करें, तो आप इसको समझ सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। अल्लाह हाफिज।